जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के अंतर्गत ही मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, जो हमारा पहला चैप्टर है उस पर। हालांकि इससे पहले हम उसके 2 पार्ट है वो बना चुके हैं, लेकिन आप सबकी इच्छा थी भी इसका तीसरा पार्ट भी बनाया जाए और हमें मानव भूगोल की प्रकृति और उसके विकास यानी इतिहास की जो बातें हैं वो भी हमें नोट्स के रूप में आप समझा दें, ताकि अगर इसमें से 2 नंबर का प्रश्न आता है तो हम उसमें किस प्रकार से लिखें। तो शुरू करते हैं अपने मानव भूगोल की प्रकृति से, नेचर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज पहले बात कर रहे हैं हम मानव भूगोल की प्रकृति। सबसे पहले हम ये समझते हैं भी मानव भूगोल का सेंटर पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु क्या है। तो देखिएगा, मानव भूगोल में मानव केंद्र बिंदु है, या मानव की जगह आप ये भी लिख सकते हो मानवीय क्रियाकलाप। आपको पता है, जैसे इतिहास की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, तो उसका सेंटर पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु, समय, टाइम। और अगर मैं भूगोल विषय की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, तो उसका केंद्र बिंदु होता है स्थान। और बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र की अगर बात करूं तो उसका केंद्र बिंदु होता है पेड़ पौधे। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द है वो पूरा विषय चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में मेन अगर 1 नंबर में लिखना पड़े तो यही लाइन लिखोगे भी मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। तो मानव भूगोल में मानव केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। यानी इसमें हमने कहा भी मानवीय क्रियाकलापों का जिक्र हम इसमें करते हैं भी मानवीय क्रियाकलापों का जो विकास है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को, उसके नेचर को प्रकट करता है। अब देखिएगा, दूसरा पॉइंट है इसमें, मानव भूगोल में किसका विश्लेषण होता है। मानव भूगोल में हमने कहा मानव की बात है, तो फिर हम एनालाइज किसको करते हैं। तो मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। यह दूसरा पॉइंट है अपना भी मानव भूगोल में। हमने कहा केंद्र बिंदु मानव है, तो उसमें किस बात का विश्लेषण किया जाता है, तो उसमें एनालाइज किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या बदलाव लाता है, कैसे उपयोग करता है और कैसे चेंजेस लाता है, इसका विश्लेषण इसमें किया जाता है। तीसरी बात देखिए, मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना करता है, एक स्ट्रेटजी है वो इसमें बनाता है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की एक व्यू रचना करता है, एक स्ट्रेटजी है वो अपनाता है। और चौथा पॉइंट है इसमें, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ह्यूमन इकोलॉजी। इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है। यानी अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भी मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों और रहन सहन में अडेप्टेशन करना, अनुकूलन करना, रूपांतरण करना, अपने आप को समायोजित करना, एडजस्टमेंट करना, ये सारी चीजें हैं वो मानव इन्वायरमेंट में करता है। तो ये थी मानव भूगोल की प्रकृति। अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको इस तरीके से 4-5 बिंदु लिखकर उस बात को समझाना है, यानी इसे लिखना है। और एक प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है या आपने पाठ्य पुस्तक में देखा होगा, प्रश्न है कि मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक, 3 संतुलन घटकों के नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आप उत्तर क्या लिखेंगे। अब देखिए, एक बात तो मैंने यहां पर की, आप देखिए, जैविक, 2 नंबर आर्थिक और 3 नंबर
सामाजिक और सांस्कृतिक। आप चाहें तो त्रिसंतुलन घटक में इनके नाम लिख दें, जैविक घटक, आर्थिक घटक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटक। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो भी मानव भूगोल में बैलेंस है वो किनका किया जाता है। तो एक नंबर है जैविक घटक। जैविक घटक जिसमें हम पेड़ पौधों की, मनुष्य की, जानवरों की सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक घटक यानी ये हो गया, इसमें पानी हो गया, पहाड़ हो गया, नदियां, तालाब, जो जीव नहीं है, अजैविक घटक। और तीसरा है सांस्कृतिक घटक, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, अपनी जो कल्चर है यानी हमारा जो रहन सहन है उसकी बात आती है। तो त्रिसंतुलन घटक में आप लिख सकते हैं जैविक घटक, अजैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। ये प्रमुख तीन संतुलित किए जाने वाले घटक है, इनमें बैलेंस है वो ह्यूमन स्थापित करता है। अब बात करते हैं हम मानव भूगोल के विकास पर। आज हम जिस मानव भूगोल की बात करते हैं उसका डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ, तो उसके विकास को, उसके इतिहास को समझने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे तीन भागों में बांटा गया है, तीन काल में, तीन युग में बांटा गया है। वो हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो आज हम जिस ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं वो, तो एक एक करके इनके अंतर्गत हमें किन बातों को परीक्षा की दृष्टि से लिखना भी है और वैसे भी हमें समझना है भी किस प्रकार ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्राचीन काल पर। प्राचीन काल, इसमें आप ये बता सकते हो भी, अब आप सोचिएगा भी पुराने टाइम में हमारा नॉलेज कितना था, बीच में कितना था और आज कितना है, बस वही बातें इसमें लिखनी है। तो प्राचीन काल में समाज में एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। एक दूसरे के बारे में जो नॉलेज था, चीजों के बारे में जो नॉलेज था वो बहुत कम था। क्यों था? क्योंकि लोगों के मध्य या जो प्राकृतिक चीजें उनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन है वो बहुत ही कम था। दूसरा आता है ज्ञान कम था, यानी और टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं कर सकते। तो तकनीकी ज्ञान नहीं होने से प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अधिक था। पहले तो हम ये कह रहे हैं भी इसके बारे में ज्ञान बहुत कम था, दूसरा हम कह रहे हैं भी तकनीकी ज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी की तो जानकारी नहीं थी। तो तकनीकी ज्ञान नहीं होने से प्राकृतिक वातावरण यानी नेचर है उसका प्रभाव अधिक था, और उसका प्रभाव हमें देखने को भी मिला। कैसे? भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम के जो लोग हैं वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे भी नेचर ही सब कुछ है, नेचर का प्रभाव यानी नेचर अपने आप सब कुछ है वो करता है। और इसी कड़ी में उन्होंने सूर्य, जल, वायु, अग्नि और बारिश जो है वर्षा को देवता मानकर पूजा जाता था उस टाइम में, आज भी पूजते हैं। तो सूर्य, जल, वायु, अग्नि, वर्षा को देवता मानकर पूजा जाता था। क्यों? क्योंकि सबको यही लगता है भी प्राकृतिक वातावरण यानी प्रकृति ही सब कुछ होती है, हम इनके दास हैं। और आगे बात करें तो धीरे धीरे भूगोलवेताओं ने यानी लोगों ने इस पृथ्वी के बारे में जानकारियां अर्जित करना, हमें बताना स्टार्ट किया। तो इसी कड़ी में हम एक जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे प्रमुख भूगोलवेता का, जिसका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। प्रश्न आपसे यह भी बन जाता है कि भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं हम उसको? तो देखिए, उन्होंने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में सबसे पहले रखा था, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार की बातें आप प्राचीन काल के प्रश्न में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम मध्यकाल पर भी। मध्यकाल में विकास किस प्रकार से हुआ मानव भूगोल का? मध्यकाल में तकनीकी ज्ञान और दक्षता के कारण
नए क्षेत्रों की खोज हो गई। यानी प्राचीन काल में हमने बात की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ उसमें तकनीकी ज्ञान आया, तभी तो उसने नाव जलयान है वो बनाए। तो तकनीकी ज्ञान और उसकी एफिशिएंसी दक्षता के कारण नए क्षेत्रों की खोज हुई। कोलंबस, वास्को डी गामा की यात्राओं द्वारा जो संग्रहित भूगोलिक जानकारियां हमें मिली, तो उसने भूगोल के विकास को एक नई दिशा हमें प्रदान की। तो कोलंबस, वास्को डी गामा की यात्राओं द्वारा संग्रहित भौगोलिक जानकारियों ने मानव भूगोल के विकास को नई दिशा दी थी। अब इस मध्यकाल में ही बात करें तो मध्यकाल में अन्वेषण, विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। मध्यकाल में अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ अन्वेषण, खोज, विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। तो अब हम इसको भी समझते हैं भी ये प्रादेशिक विश्लेषण क्या है, जिसे हम भूगोल में प्रादेशिक उपागम के नाम से भी पढ़ते हैं या क्षेत्रीय उपागम के नाम से भी पढ़ते हैं। तो इसको समझते हैं भी ये क्या चीज है। तो देखिएगा कि प्रादेशिक विश्लेषण में पृथ्वी को प्रदेशों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। देखिए बहुत अच्छी बात है। प्रादेशिक विश्लेषण या प्रादेशिक उपागम या प्रादेशिक भूगोल क्या होता है? प्रादेशिक यानी क्षेत्र, एरिया बांट लेना, विश्लेषण यानी एनालिसिस करना, वो आपकी सोच बन जाती है। तो इसमें पृथ्वी को प्रदेशों में बांटकर अध्ययन किया जाता है और इसमें प्रदेश यानी उस क्षेत्र के सभी भौगोलिक तत्वों को, जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं, उन सभी को एक यूनिट माना जाता है, एक इकाई माना जाता है। क्योंकि यहां तो किस पर जोर रहेगा? एरिया पर रहेगा। तो उस एरिया में एक एक भौगोलिक तत्व की है वो बात हम नहीं करते, सबको एक यूनिट मानकर ही अध्ययन करते हैं। तो प्रादेशिक विश्लेषण में पृथ्वी को प्रदेशों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों को एक इकाई माना जाता है। ये तो इसका मतलब मानव भूगोल में किस उपागम का जोर रहता है? तो वो है प्रादेशिक उपागम का। मैं आपके नॉलेज के लिए यहां बताना चाहूंगा, हमने +1 में भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। कोई आपसे ये पूछ ले भी भौतिक भूगोल में किस उपागम का जोर रहता है, तो वहां पर जो शब्द आता है वो आता है क्रमबद्ध, सिस्टमैटिकल अप्रोच आती है। क्रमबद्ध किसमें? भौतिक भूगोल की बात कर रहा हूं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्रमबद्ध उपागम का होता है, जबकि मानव भूगोल में प्रादेशिक उपागम की बात होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा क्रमबद्ध उपागम क्या है। क्रमबद्ध उपागम में या क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। किसी विशेष क्षेत्र के, किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का, भी कोई एक चीज का, क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात आ जाती है। तो किसी एक चीज का अध्ययन होता है। जबकि यहां हमने क्या कहा है? यहां हमने कहा है सभी भौगोलिक तत्वों को एक यूनिट मान लिया जाता है, यानी उनको स्थिर मानते हुए हम दूसरी चीजों का अध्ययन है वो करते हैं। तो मानव भूगोल में प्रादेशिक उपागम का अध्ययन होता है, जबकि भौतिक भूगोल में क्रमबद्ध उपागम को अपनाया जाता है। तो ये था मध्यकाल में किस प्रकार ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी का। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट टाइम की, आधुनिक काल की। देखिएगा हम पहले भी बात कर चुके हैं भी जर्मन भूगोलवेता जो फ्रेडरिक रेडजेल हुए हैं और उनका एक प्रमुख ग्रंथ है वो एंथ्रोपोजियोग्राफिया या एंथ्रोपोजियोग्राफी है। उसका जैसे ही प्रकाशन हो गया था, पब्लिश हो गई थी, वहीं से हमारा आधुनिक युग है वो प्रारंभ हो जाता है। और इस आधुनिक युग में हम 4 प्रकार की थॉट पर, विचारधाराओं पर बात करते हैं। एक है जर्मन विचारधारा क्या है, दूसरा है फ्रांसीसी विचारधारा क्या है, तीसरा ब्रिटिश विचारधारा की बात करते हैं
और चौथा अमेरिकन विचारधारा की बात करते हैं। अब आपको अगर आधुनिक काल के संबंध में 2 या 3 नंबर के प्रश्न में लिखना पड़े तो आधुनिक काल हमने फर्स्ट जो हमारा वीडियो क्लास है उसमें इन सब पर बात हो चुकी है। जर्मन विचारधाराओं पर, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, अमेरिकन, किसने क्या किया, सारी चीज़ें, कौन से ग्रंथ, कौन सी विचारधाराएं दी, उनका क्या नामकरण किया, फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसमें इन सभी तथ्यों की जानकारी है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं, जिसमें आपको याद हो हमने नियतिवाद यानी जिसमें हमने कहा भी प्रकृति का जोर रहता है, हमने संभववाद जिसमें हमने ये कहा भी मानव पर अधिक जोर दिया जाता है वहाँ पर, और तीसरा हमने नवनियतिवाद की बात की जिसमें हमने कहा दोनों का ही नियतिवाद और संभववाद दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले के 2 वीडियो क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा अब आपकी कोई शिकायत नहीं रही होगी भी फर्स्ट चैप्टर के जितनी सारी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी वो सारी अब इंक्लूड हो गई है प्रश्नों की दृष्टि से भी। तो इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा, हम साथ साथ हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।